जय हिंद बच्चों। तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं फिजिक्स को। देखिए उससे पहले थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूँ। हमें पता है हमारे लिए एनडीए में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको जो लास्ट 30 डेज हैं हमारे, उसमें क्या करना है। जो लास्ट 30 डेज हैं हमें साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड है, और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में, जितना मैं साइंस में पढ़ाता जा रहा हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में, आपको उतना कंप्लीट करना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका फिजिक्स इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम लास्ट 30 डेज में क्या करते हैं, पूरा फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। और जो बच्चे मैथ्स वाले नहीं है उनको क्या करना है, इन वीडियोस को 2-2 3-3 बार देखना है कि जो जो चीजें नहीं आती जा रही हैं, जो नॉन साइंस आर्ट्स या कॉमर्स वाले बच्चे हैं जिन्हें आर्मी में जाना है, तो वो क्या कर सकते हैं, वीडियोस को 2-3 बार देखेंगे, कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं फिजिक्स में, जिसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा था, डायमेंशंस पढ़ी थी, मोशन के बारे में पढ़ा था। आज कंटिन्यू करते हैं फोर्स को, ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, फोर्स क्या है, क्यों है फोर्स, और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास में डेफिनेशन लिखी होती है, फोर्स इज समथिंग दैट कैन पुल और पुश ऑब्जेक्ट दैट कैन चेंज द शेप एंड साइज। और क्या कर सकता है, उसका कलर चेंज कर सकता है, उसको मूव कर सकता है, जो कोई चीज मूव कर रही है उसको रेस्ट में ला सकता है, ठीक है। इसके टाइप कितने होते हैं, देखिए जब हम डिवीजन करते हैं फोर्स का ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टच, या ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टच, ठीक है। जब हम टच के बेसिस पर देखते हैं तो पहला फोर्स होता है हमारा कांटेक्ट, कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जहां पर दो चीजों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, जैसे कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, दो चीजों के बीच में मोशन हो रहा है, तो उनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो सरफेसेस है, जैसे ये हमारा कोई सरफेस और ये हमारी जमीन है, जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स ऊपर नीचे दिखेंगे। तो ये चीजें जब एक दूसरे पर चल रही हैं, जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, वही क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। ये क्या एक कांटेक्ट फोर्स है, ऐसे लगने के लिए चीजों को कांटेक्ट में आना पड़ेगा। और एग्जांपल क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, जब आपने स्प्रिंग को खींचा, स्ट्रेच हो गई, तो क्या हो गई, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, तो ये भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। अगला एग्जांपल क्या होगा, हमारा टेंशन फोर्स, ठीक है, जो स्ट्रिंग वगैरह में होता है। जो दूसरा टाइप है ये क्या होगा, नॉन कांटेक्ट, क्या होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, अब दो चीजों के बीच में फोर्स लग रहा है पर उनमें कांटेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, चीज है, अगर मैं इस मार्कर को छोड़ दूंगा तो जमीन पर गिर जाएगा, क्या कोई कांटेक्ट हुआ नहीं, फिर भी धरती ने इस मार्कर को अपनी तरफ खींच लिया, तो क्या है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और क्या है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, क्या मैग्नेटिक फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो मैग्नेट बीच में अगर कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है फिर भी वो एक दूसरे को अटैक कर लेती हैं। हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, ये भी क्या है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ये ऑन द बेसिस ऑफ टच हो गया है, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो क्या होते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। ये फोर्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए ये हम ना अलग अलग टाइप से फोर्स का डिवीजन कर रहे हैं, उसके टाइप। तो पहला होता है कंजर्वेटिव, दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। अब ये क्या होता है, कंजर्वेटिव। ये क्या होता है, जो कंजर्वेटिव फोर्स है, ये क्या रहता है हमारा, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी आपने कहां से शुरू किया
और आप कहाँ पर खत्म कर रहे हो, क्या है, हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, घुमा फिरा के यहाँ लाया, तो मैंने क्या पाथ फॉलो किया, ऐसे ऐसे ले गया, ठीक है। दूसरा पर्सन है जो सिर्फ डायरेक्ट ऐसे ले गया, ठीक है, ये ए पाथ है, ये बी पाथ है। तो वो फोर्स सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड करता है, जहां से उठाया वहां ले गए, उसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। यानी सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। पोजीशन ओनली, यानी जो सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, इसके एग्जांपल होंगे, हमारा पोटेंशियल फोर्स है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। देखिए ये मार्कर है, अब इस मार्कर को मैं अपने यहां से मैं अपने पास ले जा रहा हूं, पहले तो मैं डायरेक्ट ले आया, अब यहाँ आ गया। दूसरा क्या, मैं ऐसे घूम फिर के ऐसे 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 ला रहा हूं, अब ये है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है, अब ये डिपेंड नहीं कर रहा है किस पाथ से ला रहा हूं, ये पोजीशन पर डिपेंड करेगा। पहले यहाँ था, अब यहाँ है, पहले अगर यहाँ था तो अब यहाँ है, यहाँ फोर्स कम लग रहा होगा, यहाँ पर ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि ज्यादा हाइट पर है। तो क्या पॉइंट समझ में आ रहा है, जिस रास्ते को आप फॉलो कर रहे हैं, अगर हमारा फोर्स उस पाथ पर डिपेंड नहीं करता है तो बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। एक और एग्जांपल क्या होगा, आ, ये क्या होता है, ये पाथ पर भी डिपेंड होता है, नॉन कंजर्वेटिव यानी पाथ पर डिपेंड करता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स। ये चीज है, ये मेरी मान लीजिए सरफेस है, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है। देखिए अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो मैं ऐसे ले गया, ऐसे 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 ले गया, तो पाथ शॉर्ट है। लेकिन मैं अगर ऐसे ऐसे ले गया तो ज्यादा फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस कांटेक्ट में है, ऐसे 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 ज्यादा सरफेस, ज्यादा बार मुझे टच होना पड़ रहा है, तो ज्यादा क्या होगा, फोर्स प्रोड्यूस होगा। सेम हमारे स्प्रिंग कांस्टेंट, ये भी पाथ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये नॉन कंजर्वेटिव है। तीसरा और होता है, ये होता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ये भी क्या होता है, फोर्स का टाइप होता है। एक होता है बैलेंस, अब देखिए नाम में मीनिंग छुपा हुआ है। बैलेंस क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, इधर से लग रहा है इस पर 10 न्यूटन का फोर्स, इधर से भी लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। तो क्या ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस कर रहे हैं, जी बिल्कुल बैलेंस कर रहे हैं। इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये फोर्स मतलब ये जो ब्लॉक है इसमें क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, ना ही इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, इसी को बोलेंगे बैलेंस फोर्स, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स। और दूसरा क्या होता है, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स वो होता है जहां पर चीजों के बीच में बैलेंस नहीं है। यानी एक तरफ से अगेन, जैसे यही सेम ब्लॉक है, यहां से लग रहा है हमारे पास 20 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, इधर से लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स। तो ये किधर वाली साइड जाए, तो इधर से 20 लग रहा है, इधर से 5 लग रहा है, तो इधर की तरफ मूवमेंट होने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। अभी बैलेंस रखा हुआ है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, अब ये अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सिंपल टॉपिक है। इनर्शिया टाइप्स, इनर्शिया क्या होता है, और ये किसने दिया था, इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था हमारे श्री गैलीलियो गैलीली जी ने, ठीक है। उनका क्या था, इनर्शिया का एक लॉ भी था। पहली बात तो इनर्शिया होता क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू व्हाट अपोज द चेंज इन इट्स पोजीशन। मतलब क्या है, किसी बॉडी की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो खुद की पोजीशन में चेंज होना विरोध करती है। मतलब ये मार्कर है, अगर अभी ये रुका है ना, तो ये चाहेगा मैं हमेशा रुका ही रहूं, मुझ में मोशन ना हो, लेकिन मैंने एक फोर्स लगा दिया और क्या है, इसको इधर ले गया, ठीक है। तो जो इनर्शिया क्या है, अगर चीज रेस्ट में है तो इनर्शिया जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर है वो चाहेगा मैं हमेशा रेस्ट में रहूं। और अगर कोई चीज मूवमेंट हो रही है, जैसे ये मार्कर का मूवमेंट हो रहा है, तो इसके अंदर जो इनर्शिया है वो यही चाहेगा कि सिर्फ मूवमेंट होता रहे। तो अगर रुक जाएगा ना, तो इनर्शिया क्या इसका अपोज करेगा। अब इनर्शिया होता क्यों है, इनर्शिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास की वजह से। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में मास है इस दुनिया में, चाहे एक पेन हो, चाहे एक बर्ड का पंख भी हो, उसमें भी इनर्शिया होगा। किसी चीज में ज्यादा इनर्शिया है क्योंकि उसके अंदर ज्यादा मास है। अब ऐसे देखिए, 100 किलो का पत्थर है,
उसे हिलाना या उसमें मोशन डालना ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू 1 किलो का पत्थर। 1 किलो का पत्थर है, हम ऐसे उसको धक्का दिया वो मूव कर जाएगा, लेकिन 100 किलो के पत्थर में आपको 2-3 लोग लगेंगे, क्योंकि जो 100 किलो का पत्थर है उसके अंदर ज्यादा इनर्शिया है, तो वो ज्यादा अपोज करेगा मोशन को। इनर्शिया के टाइप्स कितने होते हैं? इनर्शिया हमारा 3 टाइप का होता है। जो पहला है वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? मतलब जो चीज मोशन में है वो इनर्शिया लग रहा है। अभी मैंने पेन वाला एग्जांपल दिया था, ये पेन चल रही है, अब इसके अंदर जो इनर्शिया है वही होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है। जो हमारा दूसरा इनर्शिया है ये क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? सिंपल सी चीज, जो चीज रेस्ट में है, रुकी हुई है, वो इनर्शिया लग रहा है, वो होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे ये हमारा बोर्ड है, तो बोर्ड क्या है? रेस्ट में, अभी रुका हुआ है, तो क्या चाहेगा? मैं रुका ही रहूं। ठीक है, तो रेस्ट में चीज है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? जब आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, मतलब ये गाड़ी, जैसे ये कोई, ये मार्कर ही मान लीजिए, ये ऐसे जा रहा है, मैं इसको ऐसे टर्न कर दूं, तो ये क्या चाहेगा कि मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं उसी डायरेक्शन में जाऊं, मेरी डायरेक्शन चेंज ना हो। ध्यान रखिएगा, इस चीज के एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोशन वाले के क्या है? कोई चीज चल रही है, जैसे कि मैं किसी कार बस में बैठा हूं, जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो क्या होता है? मैं आगे की तरफ चला जाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं बस के साथ मोशन में हूं, तो मेरी बॉडी भी बस के साथ मोशन में चल रही है। अब क्या होता है? ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो बस तो रुक गई, पर मेरी बॉडी क्या है? उसके साथ मोशन में चल रही है। ये बस है, ठीक है, ये मैं हूं। अब ऐसे ऐसे चल रहे हैं हम दोनों। अब क्या हो रहा है? ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया तो बस तो रुक गई, पर मेरी बॉडी क्या है? अभी भी इसी के साथ मोशन में चलती रहेगी, तो बॉडी थोड़ा सा आगे को चली जाएगी, क्या है? मोशन में, जहां जा रही थी वहीं चली जाएगी। पर बस रुक गई है तो नीचे पैर रुक गए, तो मेरी बॉडी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, समझ में मोशन? और क्या एग्जांपल होंगे इनर्शिया ऑफ मोशन के? रेस्ट क्या होगा? चीज रुकी हुई है, रुकी रहेगी। एकदम चीज को चालू कर दो, जैसे कि बस रुकी हुई है, एकदम ड्राइवर स्टार्ट कर दे, अभी ये बस की नीचे का बेस है, ये हम बैठे हुए हैं, ठीक है, अब एकदम वो चालू कर दे तो बस आगे चली जाएगी, उसके साथ बॉडी भी हमारी आगे बढ़ रही है, लेकिन पैर बस से टच है। अपर बॉडी क्या चाहेगी? मैं रुकी हूं, रुकी रहना चाहूंगी, पर जो पैर है बस के साथ आगे बढ़ जाएंगे, तो हमारी बॉडी ऐसे हो जाएगी, ये पीछे को हो जाएगी, आगे को हो जाएगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन वाले में क्या है? आप अगर इधर को टर्न करते हैं तो आपकी बॉडी दूसरी साइड हो जाती है। ठीक है, और एग्जाम्पल के यहाँ एक पेड़ है, उस पर कोई फल लगे हुए, जब आप पेड़ को ऐसे ऐसे हिलाओगे तो फल गिर जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पेड़ में अभी मोशन नहीं हो रहा था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। जैसे मैं हिलाया, पेड़ में मोशन आ गया, लेकिन फल क्या थे? रेस्ट में थे, तो वो बोलेंगे मैं तो रेस्ट में हूँ, रेस्ट में ही रहना चाहूंगा, तो क्या होगा? फल नीचे गिर जाएंगे हिलने से। ठीक है, सेम एग्जाम्पल एप्लीकेशन होगा, जब ब्लैंकेट को आप डंडे से मारते हैं तो क्या धूल चढ़ जाती है। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई है, इसीलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन के 3 लॉ हैं। पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। जो मैंने इनर्शिया में समझाया था सेम वही है, यानी जो चीज क्या है? रुकी है तो रुकी ही रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, अनलेस और अनटिल उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। यानी जो पहला लॉ है उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको बोलते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि ये गैलीलियो ने ही बताया था, बस न्यूटन जी ने क्या है उसमें चीजें ऐड कर दी थी। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है? चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, जब तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जो दूसरा लॉ है उसको क्या बोलते हैं? इसमें एक्चुअली मोमेंटम का कॉन्सेप्ट होता है। जो हमारा मोमेंटम होता है ना, पी, मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। यानी जब हम किसी चीज का जो मास है उसका प्रोडक्ट करते हैं वेलोसिटी के साथ, तो जो चीज आती है वही हमारा मोमेंटम होता है। मतलब क्या है? मतलब अगर कोई चीज ज्यादा मास वाली है, भारी है, ज्यादा स्पीड से जा रही है तो ज्यादा मोमेंटम होगा, कम मास है, कम वेलोसिटी है तो कम मोमेंटम होगा। तो दूसरा लॉ ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो मोमेंटम का रेट चेंज है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। मतलब क्या है?
मतलब सिंपल इतना है, मोमेंटम को चेंज करना है, रेट चेंज। मतलब जैसे कोई 10 केजी की चीज है, 20 की स्पीड से जा रही है, तो मोमेंटम कितना होगा? 20 इंटू 10, 200। कोई कार है, ये छोटी सी बच्चों वाली कार है, 10 किलो की कार थी, 20 की स्पीड से जा रही है, उसका मोमेंटम 200 है, जा रही है जा रही है जा रही है, कहीं टकरा जा रही है, रुक गई, यानी कुछ देर बाद क्या है, मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, तो मोमेंटम जीरो आ गया। तो मोमेंटम का चेंज कितना आया? पहले 200 था, अब जीरो आ गया, जो चेंज आया वो कितना आ गया? ये आ गया हमारा 200 का अंतर, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, 200 का चेंज आ गया, 200 से जीरो हो गया। ठीक है, अब दूसरा लॉ ये कहता है जो मोमेंटम में चेंज होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, यानी जितना ज्यादा चेंज करोगे उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये पहला केस है। देखो, दूसरा केस मैं बता दूं सेम एग्जांपल में, 10 किलो की गाड़ी है, अब हमारी स्पीड 20 की जगह मान लो एकदम नहीं रुकी वो, हमारी स्पीड 10 हो गई, 20 से 10 पे पहुंच गई, तो अब मोमेंटम कितना हो गया हमारा? 100 हो गया। पहले 200 था, अब 100 हो गया, तो चेंज कितना आ गया? 100 का चेंज आ गया। 100 का चेंज आ गया, तो इस केस में चेंज कम हुआ है, तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा चेंज उतना ज्यादा फोर्स। पहले केस में चेंज कितने का आ रहा है? 200 का आ रहा है, यानी ये ज्यादा है, तो यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगेगा, यानी 200 मोमेंटम वाली चीज जा रही है और एकदम रुक जाए, तो रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और जो दूसरी चीज है, अगर उसका मोमेंटम 200 है और एकदम आप उसको कम करके 100 पर ले आए, तो जो फोर्स लगाया गया वो कम लगेगा। ठीक है, इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होंगे? अगर एक ट्रक है, 100 की स्पीड से जा रहा है, ट्रक भारी है, वो जाके एक क्या है, दीवार में टकराएगा, तो ज्यादा डैमेज होगा, क्योंकि ज्यादा मोमेंटम है। ज्यादा मोमेंटम है तो क्या है? ज्यादा फोर्स लगेगा जब वो रुक जाएगा, तो ठीक है, मोमेंटम चेंज बहुत ज्यादा होगा। मान लीजिए उसका मोमेंटम 1000 आ रहा है और दीवार में टकराने के बाद रुक गया, तो जो चेंज आया वो ज्यादा आया। एक छोटी सी साइकिल है, वो जा रही है, वो भी दीवार में टकरा जाए, तो फोर्स कम लगेगा, क्योंकि साइकिल का मोमेंटम कम था, तो कम से ये जीरो हो गया। मान लो उसका मोमेंटम सिर्फ 100 था, तो सिर्फ 100 का अंतर आया, और ट्रक वाले में 1000 का अंतर आ रहा है, तो क्या हो रहा है? मोमेंटम का जो चेंज है वो कम है, तो फोर्स कम लगेगा, ज्यादा है तो ज्यादा लगेगा। ठीक है, इस लॉ को दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। मतलब क्या है? मतलब कोई चीज है जिसमें तुमने एक्सेलरेशन दिया, रुकी है, आपने चला दिया, तो जितना ज्यादा एक्सेलरेशन दिया, मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगाया उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हटाएंगे, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको बोलते हैं m, बोलते हैं मास, एम ए हो जाएगा, यानी जितना ज्यादा फोर्स लगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन हो रहा है, तो F इक्वल टू एम ए हो जाएगा। ठीक है, यही होता है हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ बहुत सिंपल है। थर्ड लॉ क्या बोलता है न्यूटन का? जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो बोलता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी एक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं हमारी एनसीईआरटी में। जैसे कि मैं चल रहा हूँ, तो मैं जब चल रहा हूँ ना, तो मैं अपने पैर को जब जमीन पर रख रहा हूँ, ये मेरा पैर है, मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, जब मैंने अपने पैर को जमीन पर रखा, तो मेरा जो पैर उठ रहा है ना, मैंने जमीन पर धक्का दिया, जमीन मेरे पैर को ऊपर की ओर ढकेलेगी। यही रहता है, जैसे मैं इस बोर्ड पर अगर ये फोर्स लगाऊं, दबाऊं, तो जितना मैंने फोर्स लगाया उतना ही फोर्स बोर्ड भी मेरे ऊपर लगाएगा। जो मैंने लगाया वो एक्शन है, जो बोर्ड ने लगाया वो है रिएक्शन। बस याद रखिएगा, डायरेक्शन अपोजिट होती है, जो मैं लगा रहा हूँ वो इस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाता है। जो हमारी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हैं, उसमें एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे बच्चा क्या है, मतलब कोई इंसान क्या है, शीशोर पर नाव में चढ़ रहा है, तो क्या करेगा? या नाव से पानी, ये नाव है, ठीक है, ये हमारा वो है, धरती है। अब बच्चा जब नाव से जमीन की ओर कूदेगा या जाएगा, तो नाव किधर जाएगी? पीछे की ओर जाएगी। ठीक है, ये एक्शन हो गया और ये रिएक्शन हो गया, तो नाव पीछे की ओर चली जाएगी। एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, फ्रिक्शन एंड टाइप्स। फ्रिक्शन क्या होता है हमारा?
फ्रिक्शन वो प्रॉपर्टी है या एक फोर्स है जो क्या करता है, हमेशा हमारा मोशन का पोज करता है। मतलब फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि चीजों में क्या हो, मोशन ना हो, यानी चीजें चले ना। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि चीजों में मूवमेंट ना हो। फ्रिक्शन के टाइप क्या होते हैं? सबसे पहला टाइप होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब सर ये क्या होता है? ये जब लगता है चीजों के बीच में, जब क्या होता है, चीजें रुकी हुई हैं। देखिए स्टेटिस्टिक्स होता है, और क्या होता है, मतलब जब मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो रहा है, चीजें रुकी हुई हैं, जो फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा क्या होगा हमारा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और तीसरा क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब स्लाइडिंग क्या होता है? कोई ये बॉक्स पड़ा हुआ है जमीन पर, ठीक है, मैं इसको धक्का दे रहा हूँ ऐसे, ऐसे मैं धक्का दे रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो जो स्लाइड कर रहा है ना, ये जमीन है, इस पर जो स्लाइड कर रहा है, ऐसे स्लाइड कर करके जा रहा है, यही होगा हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग क्या है? रोलिंग यानी कोई चीज रोल कर रही है, जैसे कि पहाड़ से एक स्लोप पर रखा हुआ है कोई चीज है, यहाँ से मैंने पत्थर को रोल कर दिया, तो वो क्या ऐसे ऐसे घूम घूम कर जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बड़ा कौन होता है, कम कौन सा होता है, और उससे कम कौन सा होता है, याद रखिएगा। ये सबसे ज्यादा होता है, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर रोलिंग फ्रिक्शन। ये सबसे कम होता है, मिनिमम। ये क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ क्या है, जैसे हमारे ट्रॉली व्हील्स वगैरह है, उसमें व्हील्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि स्लाइड कर रहे हो आप, तो उसको क्या रोलिंग में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में एक बहुत फेमस लाइन है, फ्रिक्शन इज एन नेसेसरी इविल। नेसेसरी इविल मतलब एक ऐसा इविल है जो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि फ्रिक्शन से क्या होता है, बियर एंड टीयर होता है, गाड़ी खराब होती है, ऑयलिंग वगैरह करनी पड़ती है। फ्रिक्शन को कम कैसे करते हैं? ऑयलिंग करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, सरफेस को स्मूथ करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा रफ सरफेस होगी, फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा स्मूथ सरफेस होगी, अब आप देखिए, आपको अपने किसी मतलब चीज को स्लाइड करना है, तो स्मूथ सरफेस पर इजीली स्लाइड होगा, टाइल्स होगा वहां, आप कम धक्का लगाओगे, चीज आसानी से स्लाइड हो जाएगी। लेकिन जो सरफेस रफ है, दरदरी है, बहुत सारे उसमें होल्स हैं, तो क्या होगा, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहां फ्रिक्शन ज्यादा होगा। कम और कैसे कर सकते हैं? ऑयलिंग वगैरह करके। ठीक है, और उनका शेप उस हिसाब से बना के। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स है, नेट फोर्स जीरो हो। यानी सेम वही बैलेंस फोर्स टाइप वाली कंडीशन है, इधर से भी कोई फोर्स लग रहा है, इधर से भी कोई फोर्स लग रहा है, दोनों बराबर हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम के टाइप क्या होते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कोई चीज इक्विलिब्रियम में है, मैं उस पर थोड़ा सा फोर्स लगा दूं, थोड़ा सा उसमें मूवमेंट कर दूं, फिर भी वो क्या है, अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। मतलब एग्जांपल समझ लीजिए, एक कटोरी ले लीजिए, उसमें मैंने एक बॉल रख दी, अब मैं उसको थोड़ा सा ऐसे ढक्का दूंगा ना, तो वापस अपनी जगह पर आ जाएगी घूम करके। मैं थोड़ा सा और करूंगा तो भी वहीं आ जाएगी। तो क्या है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी आप थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं, उसको उसकी पोजीशन से चेंज कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम को क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, फिर भी वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले रहा है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? अब सेम कटोरी को उल्टा रख दो और बॉल को इसके ऊपर रख दो, अब जब आप थोड़ा सा धक्का दोगे ना, वो नीचे चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। यही होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी अगर आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, तो वो जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, उस पर कभी वापस आने की कोशिश ही नहीं करती। ठीक है, इट नेवर ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। स्टेबल में क्या था, आपने थोड़ा सा धक्का दिया, वो वापस उसी जगह पर आ जाती है। न्यूट्रल क्या होता है? अगर आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, तो क्या होता है, अब जिस जगह पर आ गई है, वो वहीं पर अपना इक्विलिब्रियम बना लेगी। अनस्टेबल में क्या था, गिर गई, इक्विलिब्रियम खत्म। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, दूसरी जगह पर पहुंच गई, वहां भी इक्विलिब्रियम में है, फिर आपने थोड़ा सा दिया, ये हो रहता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है? सबसे पहले
एनर्जी समझते हैं। एनर्जी एंड इट्स टाइप, ठीक है। एनर्जी एंड इट्स टाइप, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऊर्जा, मतलब आपके अंदर कितनी एनर्जी, आप कितना काम कर सकते हैं। लेकिन फिजिक्स की भाषा में एनर्जी क्या होगा? फिजिक्स की भाषा में एनर्जी अलग अलग टाइप की होती है। जैसे पहला होता है काइनेटिक एनर्जी। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्यों होती है? ये होती है मोशन की वजह से। यानी क्या है, किसी चीज में जब भी मूवमेंट हो रहा है, ये मारकर चल रहा है, कोई इंसान चल रहा है, बॉल चल रही है, तो क्या होती है उसके अंदर? होती है काइनेटिक एनर्जी। ये किसी की वजह से होती है? मोशन की वजह से। द एनर्जी विच इज देयर इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम भी स्क्वायर होता है। मास एम होता है, वी वेलोसिटी होता है, फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ई किया जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट होती है क्या? जूल, ठीक है, ऐसा यूनिट। कल मैंने बताया था ऐसा यूनिट वगैरह। दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है हमारी पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में है ड्यू टू इट्स हाइट। यानी किसी चीज को मैं ऐसे पकड़े हुए हूं, क्या अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर है? बिल्कुल है। तो क्या इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी? जी सर। अब ये दूसरी चीज है, इसको मैं इसके ऊपर पकड़ रही हूँ। एक बात बताइए, ये ज्यादा हाइट पर है कि ये ज्यादा? ऑब्वियसली मार्कर ज्यादा हाइट पर है, स्टाइलस। तो क्या होगा? इसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसका फॉर्मूला होता है एम जी एच। मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट होता है। मतलब जितनी ज्यादा हाइट बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसलिए तो आपकी एक टंकी रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर पानी की टंकी है, और क्या है, यहाँ पर एक दूसरी टंकी है। जब आप इसमें एक कनेक्शन जोड़ देंगे ना पाइप से, तो क्या होगा? हमारा वाटर ऐसे ऐसे फ्लो होने लगेगा। क्यों होगा? क्योंकि जो ज्यादा हाइट पर है उसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्या है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आएगा। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ये सेम टंकी है, ये रखी है, और ये दूसरी टंकी है। जब मैं यहाँ ऐसे जोड़ दूंगा ना, तो क्या होगा? पानी फ्लो ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेम पोटेंशियल है, ठीक है। तो क्या होगा? नो फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। और कौन कौन सी एनर्जी है? और अगर थोड़ा हम देखें ना, बहुत सारी एनर्जी के टाइप्स होते हैं। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी क्यों होती है? केमिकल्स की वजह से। जैसे कि हमारे मोबाइल की बैटरी है, हमारे घरों में जो बैटरी होती है, क्योंकि बैटरी में कहाँ से सोर्स ऑफ एनर्जी है? केमिकल्स की वजह से। और उसके अलावा क्या है? साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या है? जो हम, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो स्पीकर से आवाज आ रही है, हमारे लाउड स्पीकर है, ठीक है। अभी जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन समझाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में है। लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है। और उसके अलावा और कौन कौन सी एनर्जी है? एटॉमिक एनर्जी है, जो एटम्स के अंदर होती है, रेडियो एक्टिव होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यानी क्या होता है? एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होना। मतलब ये मार्कर है, अभी मैं इसको पकड़े हूँ, ऊपर क्या है? सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि मोशन नहीं हो रहा, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जब मैं इसको छोड़ दूंगा ना, ऐसे 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 नीचे गिर जाएगा। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी, हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, और नीचे आ जाएगा ना तो हाइट जीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। लेकिन ये जैसे जैसे नीचे गिर रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। और लास्ट में जब ये था, मैक्सिमम हाइट है, ये क्या है? मैक्सिमम हाइट। अब एक बात बताइए, मैक्सिमम हाइट है इस बॉल की, तो क्या होगा? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। मैंने अभी जो समझाया है। अब जो जमीन पर गिर रहा है जस्ट उससे पहले क्या होगा? जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पॉइंट पर, ये होगी मिनिमम। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पॉइंट पर जहां मैक्सिमम हाइट है। जो जमीन से जस्ट पहले, टच होने से पहले, क्या पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। लेकिन इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? जीरो है या फिर मिनिमम है, क्योंकि कोई मोशन नहीं हो रहा। अभी हम इसको ऐसे पकड़े हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे गिर रही है तो देखिए स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। एक टाइम पर जब टकराने से पहले
यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो रही है। यही क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। याद रखिएगा, इस जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो कांस्टेंट है, ना ही एनर्जी कभी कम होती है ना ही एनर्जी कभी बढ़ती है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, जैसे जैसे हमारा जनरेटर है, जनरेटर क्या करता है, हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब जनरेटर चलता कैसे है, कुछ डीजल वाले इंजन होते हैं, तो डीजल क्या है, केमिकल है, तो उसने क्या किया जनरेटर में, केमिकल से क्या कन्वर्ट किया, केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल। क्योंकि जनरेटर ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने ऑयल डाला, मतलब पेट्रोल डीजल डाल दिया वो एकदम चलने लगा तो एनर्जी प्रोड्यूस, उसके अंदर मशीन घूमती है, जो मशीन घूम रही है उससे प्रोड्यूस हो रही है मैकेनिकल एनर्जी। फिर जो मशीन घूम रही है उससे क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये था हमारा जनरेटर। जनरेटर का उल्टा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा, हमारा जैसे फैन है, फैन में क्या है, मैंने स्विच ऑन किया, फैन घूमने लगा, तो क्या किया, सबसे पहले स्विच ऑन किया, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल में। क्योंकि जो मशीन का काम है ना, कोई चीज घूम रही है मशीनों के द्वारा, वो मैकेनिकल एनर्जी है, तो केमिकल इलेक्ट्रिक से काय में आ जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मोबाइल चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल, क्योंकि बैटरी चार्ज हो रही है, तो केमिकल एनर्जी। मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, मोबाइल से लाइट आ रही है तो क्या हो जाएगा, लाइट एनर्जी। और साथ ही साथ हम गाने सुन रहे हैं तो बैटरी ने क्या दिया, केमिकल एनर्जी, केमिकल पहले इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गई, स्पीकर तक पहुंची, वहां से क्या आ गई, साउंड एनर्जी। तो समझ में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, यानी लाइट का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होना ही क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मैं समझा रहा था वर्क एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क एंड पावर क्या होती है, वर्क, पावर क्या होती है, पावर होती है हमारा वर्क अपॉन टाइम, पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, यानी द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। और वर्क क्या होता है, मतलब आपने किसी काम को करने में कितनी एनर्जी खर्च की। जो एनर्जी और वर्क है दोनों की यूनिट सेम होती हैं, क्या होती हैं, सेम यूनिट्स। यानी वर्क भी क्या होता है, जूल में ही नापते हैं, एनर्जी को भी जूल में नापते हैं। जैसे आपने इस बॉडी को यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया, ये मार्कर हमें यहाँ से यहाँ तक ले गया, तो मैंने क्या किया, कुछ काम किया, यही वर्क है। और जो काम कर रहे हैं, जो एनर्जी खर्च हो गई, बस वो क्या है, वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स एफ एस कॉस थीटा। मतलब क्या होता है, कितना फोर्स लगा दिया, एफ एस यानी होता है डिस्प्लेसमेंट, और कितना थीटा था। ठीक है, तो ये होता है वर्क। वर्क क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। एनर्जी क्या है, वो इसकी यूनिट क्या है, जूल है। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि कॉस थीटा आ रहा है। अब सर क्या है, मतलब क्या है, मतलब कुछ नहीं, अगर जैसे आप किसी चीज पर फोर्स, ये ब्लॉक है ऐसे रखा हुआ है, इसका नॉर्मल ऐसे है, और इसमें आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो एंगल बन रहा है 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो वर्क क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जब किसी सरफेस पर नॉर्मली फोर्स लगाया जाता है तो वर्क 0 होता है। और साथ ही साथ क्या होगा, जैसे कोई चीज है मोशन कर रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहीं पर घूम फिर के आ गई। आप अर्थ का एग्जांपल देख लीजिए, अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों ओर रोटेट कर रही है, जहां से स्टार्ट किया कुछ देर बाद वहीं आती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, तो वर्क भी 0 होगा। यानी मैं इस बोर्ड में कितना भी धक्का देता रहूं, अगर ये बोर्ड डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, अपनी जगह से चेंज नहीं हो रहा है, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में मैंने कोई वर्क नहीं किया। वर्क तभी होता है जब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, चीजों में मोशन होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। और पावर मैं समझा चुका हूँ, वर्क अपॉन टाइम।
यूनिट क्या होती है पावर की? पावर की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं वॉट। वॉट क्या होती है? जब कोई चीज 1 जूल काम कर रही है 1 सेकंड में तो क्या होगा? पावर वॉट में आएगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारी कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, ये क्या होती है? कमर्शियल कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट क्या होती है पावर की? ये होती है किलो वॉट आवर। 1 किलोवाट आवर की वैल्यू क्या होती है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6। क्या होगा? ये होता है, मतलब ये होता है जब कोई 1 किलोवाट की चीज 1 घंटे तक यूज की जाती है उसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। और इसी को बोलते हैं यूनिट। घर में कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा है? बोलते हैं ना 6 यूनिट बिल 6 यूनिट आया मेरा इस बार महीने का बिल। जो एनर्जी कंजम्पशन है, किसी का 100 यूनिट आ रहा है, 150 यूनिट का भी घर पर बिल देखना तो यूनिट लिखा रहता है। उसका मतलब होता है किलोवाट आवर, यानी एक जो यूनिट होती है, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, ये होती है हमारी कमर्शियल यूनिट, क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज करते हैं। अब फैक्ट्रीज का जब आप पावर कंजम्पशन देखोगे तो वॉट में नहीं निकालोगे, सेकंड में नहीं टाइम गिनोगे, आपको आवर और किलोवाट में निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लार्ज हो जाएगा। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर आप सिर्फ वॉट और सेकंड्स में निकालोगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं हम कमर्शियल यूनिट रखते हैं। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको अगला टॉपिक किस चीज़ पर चाहिए। जय हिंद सभी को। ठीक है।